हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। सभी बिल्कुल बढ़िया, घर पर मज़े मार रहे होंगे इन दिनों। तो अभी वैसे भी कोविड-19 की वजह से सब लोग घर पर ही हैं, लॉकडाउन चल रहा है और वर्ल्ड की काफ़ी जगह लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल अभी। तो या इट्स अ बेस्ट टाइम ऑल्सो टू एनहांस नॉलेज, बिकॉज घर पर कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम ले रखे हैं, कुछ लोग स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं। इसीलिए चैनल भी फिर से आया आज कि ठीक है यार, लेट्स टेक इट अगेन और एक नया टॉपिक बनाते हैं व्यूअर्स के लिए अपन। तो आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। समरी टॉपिक बनाया है हमने कैश फ्लो के ऊपर, ज़्यादा लंबा नहीं ये रहेगा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो विच वी विल डिस्कस टुडे। तो फॉर मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्टिंग में सबसे स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस। कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस होगी जो कैश फ्लो के अंदर काम आती है हमें बनाने के अंदर। कैश फ्लो की बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ बात करेंगे उनके बारे में। देन आफ्टर वी विल गो फॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक एंटिटी क्यों बनाती है और उसको बनाने से एंटिटी को क्या बेनिफिट होते हैं, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर हम जाएंगे एप्लीकेबिलिटी की, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। फिर हम जाएंगे कितने टाइप की एक्टिविटीज़ होती है मेनली। एक समरी बता दूं आपको मैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इतने टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है, बट ठीक है, यहाँ खाली नाम बताया है। आगे हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है ये चीज़ें। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के कितने मेथड होते हैं तो क्या होते हैं। विल गो फॉर इट फॉर इन फर्दर टॉपिक्स। फिर हमारा रहेगा डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू कि AS3 के अकॉर्डिंगली बेसिकली क्या क्या डिस्क्लोजर कंपनी को करने पड़ते हैं। एंड देन वी विल गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन AS3 एंड इंडिया 7, जो दोनों ही कैश फ्लो से रिलेट करते हैं। तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम मूव करते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जो है डेफिनेशन। सो यर वी आर हैविंग द डेफिनेशंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और जैसे मैंने कहा था कि कोई कैश फ्लो के अंदर भी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट जैसे वर्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है, बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी है। जैसे पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो है कैश का। कैश का मतलब क्या हो, एक जनरल मीनिंग क्या होता है कैश का? जो पैसा हमारे पास है वो हुआ कैश, डेट सेटल्ड नहीं हुआ। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड, हाथ में पड़ा हुआ नगद आपका, एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। और बैंक के अंदर जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे डिपॉजिट जो आपको जब चाहिए आपको मिल सकते हो, आपने डिमांड करी और बैंक को वो देगा। दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। सो क्या हुआ? कैश, कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। हाथ में पड़ा हुआ पैसा और बैंक के अंदर पड़ा हुआ डिमांड डिपॉजिट्स हमारा कैश के इंक्लूड होगा। सेकंड डेफिनेशन हमारे कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स नाम से क्या रिजेंबल कर रहा है ये कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कैश के बराबर वाला। अब वो क्या होता है? पैसा जो हाथ में पड़ा है वो कैश इक्विवेलेंट। ऐसी चीज़ें जो पैसे के बराबर ही हो, मतलब आप वो चीज़ बेच करके उसको पैसों में एक्सचेंज कर सकते हो। डेट इज रिटर्न हियर। Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value। मतलब आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि हाईली कन्वर्टेबल होंगे कैश के अंदर और जिनके अंदर बहुत ही माइन्यूट सा या ना के बराबर रिस्क हो कि अगर उनको हम कैश में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू के अंदर कुछ चेंज होगा, वो रिस्क बहुत ही कम हो। हमारी थर्ड डेफिनेशन कैश फ्लो क्या बोलता है, हिंदी में करते हैं। कैश फ्लो क्या होता है? कैश का फ्लो, कैश का आना और जाना, दैट्स योर कैश फ्लो। आर इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश और कैश इनफ्लो इक्विवेलेंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो, आना और जाना कैश फ्लो होता है। हो गया। अब हमारी नेक्स्ट थ्री डेफिनेशन है जो मेनली कंसेप्चुअल है बहुत ही, और पूरे कैश फ्लो का जो बेसिक है वो इसी पर डिपेंड करता है। जो हमने पहले टॉपिक, जब हम टॉपिक टू बी डिस्कस देख रहे थे वहाँ पे मैंने कहा भी था कि थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती है कैश फ्लो के अंदर। वो तीनों ये है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो पहले हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है। नॉर्मल देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हुआ। ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड, आपका जो भी बिजनेस है, आपकी एंटिटी, आपकी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप फर्म जो भी काम करती है
उसका जो भी बिजनेस है उसके ऑपरेशन से डायरेक्ट लिंक करने वाली जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो आएगी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, सिंपल। आपके ऑपरेशन से डायरेक्ट लिंकिंग वाली सारी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगी। हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारा यहाँ आता है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते थे वो हमारे यहाँ आते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ क्या लिखे है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। मैंने क्या कहा था, ऑपरेशन से डायरेक्ट लिंक करने वाली मतलब रेवेन्यू प्रोड्यूस करने वाली वो एक्टिविटीज, वो प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंटरप्राइजेस की, वो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, मतलब इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग छोड़ दो और बची हुई के अंदर जो हमारी एक्टिविटीज डायरेक्टली हमारे रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज से लिंक करती है, जो हमारे ऑपरेशन से डायरेक्ट लिंक करती है, वो होगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मैं एक साथ बताऊंगा। लेट सपोज आपके पास एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर दो साइड होती है, असेट साइड, लाइबिलिटी साइड। इस दोनों टॉपिक्स में इन दोनों साइड से दोनों टॉपिक कवर हो गए। आपका असेट साइड हमेशा इन्वेस्टिंग साइड होगी और आपका लाइबिलिटी साइड हमेशा फाइनेंसिंग साइड होगी। अब असेट साइड में क्या क्या होगा, असेट खरीदोगे, असेट बेचोगे, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, होगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यही होती है। यहाँ क्या लिखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंस। क्यों भाई, कैश इक्विवेलेंस तो मेरा कैश बराबर आ गया ना, तो इसलिए मैं कैश इक्विवेलेंस को हटा करके मेरे एसेट साइड में जो भी एक्टिविटीज आती है, आइदर आई एम परचेसिंग और आई एम डिस्पोजिंग और आई एम सेलिंग एनी काइंड ऑफ असेट, तो इट विल बी शोन अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेरे लाइबिलिटी साइड। अब यहाँ का लिखा हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द size and composition of the owner's capital, including preferential capital in the case of company and borrowing of the enterprises. Let's go on a liability side of a balance sheet। वहाँ क्या होता है, कैपिटल होती है, लोन होते हैं। कैपिटल इशू करना, शेयर्स को इशू करना, शेयर्स को बायबैक करना, शेयर बढ़ भी गए कम भी हो गए इन दोनों केसेस में, नया लोन लेना, लोन का रीपेमेंट करना, ये सारी के एक्टिविटीज आ गई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ डेफिनेशन। कैश क्या हुआ, हाथ में पड़ा हुआ पैसा और बैंक में पड़ा हुआ डिमांड डिपॉजिट। कैश इक्विवेलेंट, जिन चीज़ों को हम कैश के बराबर का दर्जा दे सकते हैं, मतलब मेरे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि हाथों हाथ रेडी कन्वर्टेबल होंगे कैश के अंदर, और जब वो कन्वर्ट होंगे तो उनमें बहुत ही कम रिस्क होगा कि उसकी वैल्यू ऊपर नीचे क्यों होती है। कैश फ्लो, कैश का आना और कैश का रहना होता है कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज जो मेरे ऑपरेशन से डायरेक्टली लिंक करती है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेरी असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मेरी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आई होप कि ऑल द डेफिनेशंस हैव बीन क्लियर नाउ। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, जो है ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है और उसको बनाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली इसके फ़ायदा छोटा सा है। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं, यूज़र्स का मतलब क्या हुआ, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, जनरल पब्लिक जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है वो लोग हो गए। उनको ये एक बेसिस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो लोग कंपनी की एबिलिटी देख पाते हैं, कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है, कैश जनरेट कर पा रही है, कहाँ यूज़ कर रही है, कहाँ यूटिलाइज कर रही है, कैसे कर रही है। कंपनी की स्टैंडेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी इवेलुएट करने में काम आती है वो चीज़ें उसको। और बेसिकली जो एक हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, उससे बेनिफिट ये मिलता है कि वो हिस्टोरिकल डेटा देख करके फ्यूचर का थोड़ा सा कैश फ्लो और एग्जामिन कर पाते हैं, रिलेशनशिप देख पाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, नेट कैश फ्लो की क्या रहेगी और इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो हमने यहाँ भी ये लिखा है, useful in providing users of financial statement with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents। एबिलिटी को असेस करने में हेल्प करता है एंड द नीड ऑफ द एंटरप्राइज टू यूटिलाइज दोज कैश फ्लो। A cash flow statement when used in conjunction with other financial statements
provide information that enables user to evaluate the changes in net assets of the enterprises and its ability to affect the amount and timing on cash flow in order to adapt to changing circumstances and opportunities. मतलब इवेल्युएट करने में हेल्प करता है कंपनी की पोजीशन को. तीसरा, historical cash flow information is often used as an indicator of the information of the amount, timing, and certainty of the future cash flow. It is also useful in checking the accuracy of past assessment of future cash flow and in examining the relationship between profitability and net cash flow and the impact of changing prices. तो ये तीनों हमारे टॉपिक्स रहते हैं, ये तीनों हमारे मेनली हमारे ऑब्जेक्टिव बेनिफिट्स रहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए. तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इतना कोई खास है भी नहीं है और ठीक है, जनरल रीडिंग के लिए टॉपिक है. तो वी विल नाउ मूव टू वन नेक्स्ट टॉपिक. तो ये हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, किस किस को बनाना पड़ता है. ये यहाँ पर द फर्स्ट थिंग आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस कि ये जो टॉपिक है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं रिलेट करता. ये चीज़ आती है कंपनीज एक्ट से निकल के. कंपनीज एक्ट ने बोल रखा है कि कुछ कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो यहाँ वो कंपनी मेंशन है. कैश फ्लो स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑल कंपनीज बट द एक्ट स्पेसिफाइज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ कंपनीज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग द सेम. कौन कौन सी कंपनी एग्जेम्प्टेड है? 1% कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर खाली एक ही मेंबर होता है, उनको मना कर दिया. स्मॉल कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 50 लाख से नीचे हो और टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो, उनको एग्जाम्प्ट कर रखा है कि आपको कैश फ्लो बनाने की ज़रूरत नहीं है. तीसरी, डॉर्मेंट कंपनी, इनएक्टिव कंपनी जिसमें कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा. मतलब ऐसी कंपनी जो खाली बंद करके रह गई, डेट्स इट, उसमें कुछ काम आगे हुआ ही नहीं. अब एक चीज़ सोचो कि है ना, इन 3 कंपनीज को एग्जेम्पशन देने की ज़रूरत क्या पड़ी. अब आते हैं, मतलब क्योंकि हमें खाली प्रोविजन नहीं पढ़ना, हमें उसके पीछे के टॉपिक्स को भी जानना है कि ज़रूरत क्या पड़ी. यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ी? 1% कंपनी जिसमें खाली एक मेंबर है, स्मॉल कंपनी, छोटी सी कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी जिसमें कुछ रेवेन्यू आ ही नहीं रहा. ऐसी कंपनी को इसलिए एग्जामेशन नहीं है कि यार ये कंपनी ऑलरेडी छोटी है, फालतू में क्यों खर्चा बढ़ाना. छोटी कंपनीज है, खास कैश फ्लो वैसे भी नहीं होंगे, तो ठीक है, लेट्स एग्जाम देम फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट. तो ये हमारा था. अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. तो अब हम देखते हैं, हमारे जो हमने डेफिनेशन जब देखी थी तो हमने 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देखी थी ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी. वहाँ हमने डेफिनेशन देखी थी. यहाँ पे हम उनके एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें एग्जांपल्स आने चाहिए, ना कि डेफिनेशन. डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, एग्जांपल्स भी वहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज एग्जांपल से हमेशा क्लैरिटी मिलती है हमको. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या थी? ऐसी एक्टिविटी जिनका कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ऑपरेशन से. यहाँ क्या लिखा है मैंने? कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड द रेंटलिंग ऑफ सर्विसेज, रॉयल्टी, फी, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू. सारे रेवेन्यू कौन सी है? जो ऑपरेशन से लिंक करती है मेरी, वो. ओके. सेकंड पॉइंट, कैश पेमेंट टू सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैश पेमेंट टू एंड बिहाफ एम्प्लॉयज. जो भी मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पे करता हूँ वो हमेशा मेरे ऑपरेशन से लिंक ही होती है. इसलिए मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के 2 मेजर एग्जाम्पल्स यहाँ आ गए. अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वाली कौन सी थी? असेट साइड वाली. असेट को खरीदा बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा, वो सारी आती है यहाँ पे. लेट्स गो फॉर डेफिनेशन इन एग्जांपल्स. तो हमारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. कैश पेमेंट हमने किया है असेट परचेज करने के लिए, कैश आया है हमारे पास, हमने असेट बेचा इसलिए. कैश पेमेंट हमने किया शेयर्स, वारंट, डिबेंचर ऑफ अदर एंटरप्राइजेस. खुद के शेयर खरीदना कभी इन्वेस्टमेंट में होता है, वो हमेशा बायबैक होता है और वो हमेशा फाइनेंसिंग में आती है, इसलिए हमने यहाँ लिखा ऑफ अदर एंटरप्राइजेस. ओके. कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सेल्स, वारंट और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइजेस. ठीक है, ये हमारे एग्जांपल्स हो गए कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के. अब हम आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स ऑफ अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स. मतलब हमने शेयर्स या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स कुछ भी हमने ओपन मार्केट में बेचा, उससे जो पैसा आया वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. या फिर वही हमने डिबेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी, उसके अंदर भी ये आएगा. कैश रीपेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड या बायबैक किया, हमने लोन रीपे किया, तो वो सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में. तो ये बेसिकली हमारे तीनों एक्टिविटीज़ का अब आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका. हमने पहले डेफिनेशन देख ली, अब हमने एक बार डेफिनेशन को भी रिफ्रेश कर लिया
और हमने साथ साथ में एग्जांपल्स भी देख लिए। तो आई होप कि अब हमारे सारे एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन और हमारा एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बहुत हद तक। तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जो मूव करेंगे, जो मेथड्स और फॉर्मेट्स हैं मेनली, जो एक बहुत ही कोर टॉपिक है पूरे इस वीडियो का भी और कैश फ्लो का भी। अब हम लोग डायरेक्टली वहाँ मूव करते हैं। यस। सो अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है यहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो हमारा पहला टॉपिक मेन टॉपिक्स में क्या है, मेथड्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है और वैसे मेथड भी है। तो बेसिकली दो मेथड से दो तरीके होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में क्या डिफरेंस है फॉर्मेट में, वो हम अभी आगे जाके एक एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जब भी हम कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस पूरे स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीनों पार्ट क्या होते हैं, सिमिलरली जैसे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमारे पास वो तीनों अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो हम आइदर वी आर गोइंग टू डायरेक्ट मेथड और वी आर गोइंग टू थ्रू इनडायरेक्ट मेथड। दोनों ही मेथड्स हम जब भी बनाएंगे तो हम अपने पूरे कैश फ्लो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट होगा वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और तीसरा फाइनेंसिंग कैश फ्लो। अब मैंने यहाँ पे नीचे एक पैरा लिखा है, लेट्स सी इसमें मैंने क्या लिखा है। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन इज ओनली फॉर द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट्स आर सेम with reference to cash flow from investing activities and cash flow from financing activities in both the above mentioned method। मतलब दोनों मेथड्स के अंदर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो डिफरेंस होगा प्रेजेंटेशन के अंदर वो खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो के प्रेजेंटेशन में ही डिफरेंस होगा। इफ वी विल गो फॉर द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दोनों ही केसेस में दोनों मेथड में प्रेजेंटेशन सेम है। डिफरेंस आएगा खाली और खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। या सो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। दोनों में डिफरेंस कहाँ होता है, दोनों में डिफरेंस खाली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कैश फ्लो के प्रेजेंटेशन में होता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग आर सेम इन बोथ द मेथड्स। ओके, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का प्रेजेंटेशन कैसा होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। करना क्या है, पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया वो मेंशन कर दो, डेट्स इट। इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेशन से रिलेटेड पैसा कहाँ गया और कहाँ से आया वो हमें यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमने कुछ सामान बेचा और हमको पैसा मिला उससे, ऑपरेशन से रिलेटेड लिख दो यहाँ पे। दूसरा टॉपिक कैश पेड टू सप्लायर, हमने कोई परचेज किया, हमने एम्प्लॉय को दिया पैसा, कैश लिख दिया उनको, वो भी हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, उनका अमाउंट यहाँ मेंशन कर दो। फिर आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट अमाउंट हो गया प्लस माइनस करके निकाल लो वो। ठीक है, नेट अमाउंट से में आप एडजस्ट करो इनकम टैक्स पेड, बिकॉज हाँ वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। तो हमने जैसे ही वो माइनस किया फिर हमारा आया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद में हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एडजस्टमेंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डायरेक्ट मेथड इतना सा ही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का और इतना ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। ऑपरेशन से रिलेटेड कहाँ पैसा गया कहाँ से पैसा आया वो यहाँ मेंशन कर दो, आपका कैश फ्लो बन गया। अब हम मूव करते हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर, जो एक थोड़ा सा ट्रिक सा मामला है वहाँ पे, बट लेट्स सी क्या है वहाँ पे एक बार। ओके, सो अब हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एज पर इनडायरेक्ट मेथड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप अगर फॉर्मेट भी लिखोगे तो डायरेक्ट मेथड से कंपेरेटिवली बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भी है। इसका रीज़न क्या है ट्रिकी होने का, हम लोग जब डायरेक्ट मेथड में काम कर रहे थे तो हमने क्या किया था, कैश कहाँ आया और कहाँ गया हमने वो एज इट इज़ नोट कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम लोग उल्टी वर्किंग करते हैं और फिर हम निकालते हैं कि नेट कैश का कितना फ्लो हुआ। उल्टी वर्किंग कैसे होती है, हमारी P&L के अंदर जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है ना, बिफोर टैक्सेशन एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर हमारे पास आफ्टर टैक्स है तो हम
वो लिख करके टैक्स ऐड करेंगे, फिर हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो हम मतलब सबसे पहले हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ओके, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वो लेने के बाद में हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो हम नेट प्रॉफिट के अंदर जो भी नॉन कैश आइटम है वो निकालेंगे और नॉन ऑपरेटिंग आइटम से वो निकालेंगे। अब उनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश होता है, तो इसलिए हमने इसको प्रॉफिट में हुआ है वापस एड बैक कर दिया। इंटरेस्ट इनकम है मेरी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है मेरी, तो इसलिए मैंने इसको अपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया, बिकॉज ये मेरी इनकम पहले ऊपर जो मैंने प्रॉफिट मेंशन किया ना वहाँ पर ऐड होकर दिखा रखी है। डिविडेंड इनकम मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मैंने इसको वापस अपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, तो मैंने इसको वापस से माइनस कर दिया। इस अकॉर्डिंग मतलब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट्स के बाद में मेरे पास जो आता है वो आता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को इंकॉर्पोरेट करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, अगर करंट असेट बढ़ेगा तो माइनस होगा, करंट असेट कम होगा तो ऐड होगा। अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी केस उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अगर लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो ऐड होगी, लाइबिलिटीज कम होगी तो लेस होगी, सिंपल। करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, करंट एसेट कम होगा तो प्लस, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस और लाइबिलिटी कम होगी तो माइनस। हमें इतना सा बस थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन का पार्ट है। ये 4 लाइन हमें यहाँ ऐसी कैसे रखनी पड़ेगी। आफ्टर दैट हमारा आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर हम इनकम टैक्स बिल माइनस करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हम फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, पैसा कहाँ आया कहाँ गया, कैश फ्लो इनफ्लो कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ, हमने एडिट मेंशन किया। पर यहाँ पे हमने उल्टी वर्किंग करी। हम P&L में गए, हमने प्रॉफिट निकाला, हमने टैक्स ऐड किया, फिर हमने सारे के सारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एडजस्टमेंट्स किए। फिर हमारे पास जो आया उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किया। वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने कैसे किया, करंट एसेट बढ़ा तो लेस होगा, करंट एसेट कम हुआ तो ऐड होगा, करंट लाइबिलिटी बढ़ी तो ऐड होगी, करंट लाइबिलिटी कम हुई तो लेस होगी, ओके। ये एडजस्टमेंट करने के बाद में हम हमारा टैक्स माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो बिफोर ऑपरेटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, तो हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस तक डिफरेंस है, और उसके बाद में एज इट इज सेम चीज़ आ जाती है, भले ही वो इंडायरेक्ट मेथड हो या डायरेक्ट मेथड हो, इन दोनों के अंदर ही। तो आई होप कि ये दोनों ही मेथड अपने अपने क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक जो कि है फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग की तरफ। तो आफ्टर डूइंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ लिए। ये दोनों दोनों ही मेथड्स में सेम होते हैं इनका प्रेजेंटेशन, और इनमें कोई खास डिफरेंस होता भी नहीं और ना ही इतने ट्रिकी होते हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, असेट साइड से रिलेटेड जब भी पैसा आया है पैसा गया वो या मेंशन कर दो। मतलब हमने असेट परचेज करी, मेंशन कर दो, हमने असेट सेल करी, मेंशन कर दो, इंटरेस्ट या डिविडेंड हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको मिला वो यहाँ मेंशन कर दो। इतना सा हो गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी ऐसी होती है। हमने शेयर इशू किए, मेंशन कर दो, हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली, मेंशन कर दो, हमने रीपेमेंट किया, मेंशन कर दो, हमने इंटरेस्ट या डिविडेंड्स पे किए, वो भी यहाँ मेंशन कर दो। तो वो होगी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और इसके बाद में हमारा आ जाएगा नेट इनकम। अब मैंने पहले निकाला मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट अमाउंट, फिर मैंने यहाँ पे निकाला इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट अमाउंट। इन तीनों अमाउंट्स के बाद में मेरे पास आता है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अगर वो नेगेटिव में होगा तो ऑब्वियसली वो नेट डिक्रीज होगा, ओके। अब जो मेरा नेट इंक्रीज आया उसको और मेरे ओपनिंग कैश फ्लो को, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो मेरे बैलेंस शीट में दिख रहा होगा ना, उसको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस से वो मैच होगा। ये मेरा चेक होता है हमेशा से, ठीक है। तो ये मेरे इससे मैच हो गया, और इतना ही है हमारा कैश फ्लो का पूरा फॉर्मेट, ठीक है। आई होप कि अब ये पूरी पिक्चर हमारे पास क्लियरली आ चुकी है। तो अब हम लोग अपने
अगले दो छोटे छोटे टॉपिक बचे जो इतने खास इंपॉर्टेंट भी नहीं होते वैसे, डिस्क्लोजर और डिफरेंसेस बिटवीन इंडेज। अब हम जल्दी से वहाँ मूव करके इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। या सो अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है एज पर AS3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ का लिखा हुआ है एन एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज टुगेदर विद द कमेंट्री बाय मैनेजमेंट द अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंसेस हेल्ड बाय द एंटरप्राइजेस दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज बाय इट। मतलब एंटरप्राइज को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे मैनेजमेंट की कमेंट के साथ ऐसे अमाउंट कैश और कैश इक्विवेलेंट के जो कि एंटरप्राइज के हैं पर अभी यूज नहीं ले सकते। ओके। दूसरा, डिस्क्लोजर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द कमेंट्रीज एनकरेज एंड मे इंक्लूड। मतलब ये डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं है पर अगर करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। डिस्क्लोजर क्या है? अमाउंट ऑफ अनड्रॉन बोरोइंग फैसिलिटी दैट मे बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड टू सेटल कैपिटल कमिटमेंट्स इंडिकेटिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज। अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटीज जो भी पड़ी है हमारी कंपनी के पास वो हमें यह मेंशन करनी पड़ेगी जो आगे हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए या फिर कैपिटल कमिटमेंट्स के लिए यूज़ हो सकती है। और अगर उनको ड्रॉ करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस भी है तो भी मेंशन करो। सेकंड पॉइंट क्या है? द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो दैट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन ऑपरेटिंग capacity separately from those cash flow that are required to maintain operating capacity। उन अमाउंट्स को अलग से शो करेंगे जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस अमाउंट को लगाने के लिए हमारी ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसको हम सेपरेटली शो करेंगे। ओके। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है डिफरेंस बिटवीन AS3 एंड AS7। हम वहाँ मूव करते हैं। सो अब हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन इंड AS7 एंड AS3। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट का। AS3 इस टॉपिक पे बिल्कुल साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता। इंड AS7 बोलता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रीपेबल ऑन डिमांड है तो फिर हमें इसे इंक्लूड करना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के अंदर। ओके। दूसरा टॉपिक कैश फ्लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए। AS3 बोलता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आपको अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करना पड़ेगा और रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज एन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। लेकिन इंड 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के लिए बिल्कुल साइलेंट है क्योंकि उसके पास ऐसी कोई डेफिनेशन होती नहीं है। तीसरा टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम चेंजेस इन ओनरशिप ऑफ इंटरेस्ट इन सब्सिडरी। अगर आपने किसी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर वो ओनरशिप चेंज हो जाती है तो फिर उसके अंदर कैसे रिक्वायरमेंट होते हैं। AS3 साइलेंट इस टॉपिक पर अगेन। इंडिया 7 क्या बोलता है? इंडिया 7 नीड्स क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज which arises from changes in the ownership interest in the subsidiary which does not result in the loss of control as the cash flow from financing activities। ये बोल रहा है कि आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कैश फ्लो के अंदर जो आपके अराइज हो रहे हैं चेंजेस होने से, ओनरशिप इंटरेस्ट चेंज होने से जो भी आपके अराइज हो रहे हैं डिफरेंसेस वो आपको क्लासीफाई करने पड़ेंगे। और जो रिजल्ट नहीं होते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके। अब हमारा नेक्स्ट अब अगला पॉइंट है जो है कि अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और एन एसोसिएट। अगेन ये सरेंडर इस पे कि हम वो इस पर कुछ भी नहीं बोलेगा कि ऐसी चीज़ों पर अकाउंटिंग मतलब कैसे हमें अकाउंटिंग करनी होगी अगर हमने किसी इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी सब्सिडरी एसोसिएट के अंदर। A7 बोलता है कि हमें उस टाइम पे कॉस्ट और इक्विटी मेथड यूज़ करना चाहिए। ओके। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अगर हम जाते हैं तो AS3 में कम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है एज कम्पेयर टू इंड AS7। अब क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है इतनी डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे बिकॉज हम यहाँ पे खाली समरी ही देख रहे हैं। हम खाली वो चीज़ें देख रहे हैं जो कहीं कहीं इंपॉर्टेंट होती है। ओके। और जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने भी कवर नहीं करी और बेसिकली वो हम डिटेल जब वीडियो बनेगा उसके अंदर कवर कर लेंगे। ये एक समराइज वीडियो है, समरी वीडियो टॉपिक है तो यहाँ पे उतनी ही चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एक समरी के हिसाब से एक ओवरव्यू में हेल्प कर सकती है। ओके गाइस, तो
द टॉपिक इज़ क्लोज नाउ। जो भी हमारे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो सारे हो चुके हैं। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों की सजेशंस हमेशा वेलकम है, तो प्लीज़ प्रोवाइड वैल्यूबल सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। और जो टॉपिक आप लोग सजेस्ट करें कि ऐसा टॉपिक हमें बनाना चाहिए, तो वो टॉपिक आप में हमें प्लीज़ कमेंट करके रिप्लाई देके बताएं। एंड अभी सिचुएशन जो है वो बहुत सही नहीं है, तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे रहो। कोविड-19 को हम पक्का हराएंगे, लेकिन हराने का तरीका खाली एक ही है, हम सबको घर पर ही रहना होगा। तो सब लोग घर पर रहें और स्वस्थ रहें। थैंक्स अ लॉट guys for watching the video, and please do subscribe, like and share the video, and provide a valuable suggestions in the comment box of this video. Thanks a lot guys.